Hello everybody and welcome back to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator and मैं आ चुकी हूँ बोर्ड एक्सप्रेस में नेक्स्ट चैप्टर के साथ which is amines. इस चैप्टर का टोटल वेटेज बोर्ड में 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये एक चैप्टर ऑर्गेनिक का ऐसा चैप्टर है जैसे अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी चैप्टर्स से जो स्टार्टिंग के हमारे रिएक्शंस वाले चैप्टर है, ठीक है। मतलब सिर्फ 2 से कंपेयर कर लो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है एंड ऑफ कोर्स अच्छे मार्क्स देता है। तो अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे इन जस्ट फ्यू मिनट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नाउ। सबसे पहले अमाइंस होते क्या है? मैम बहुत मीन होते हैं ये अमीन? नहीं, और भी कुछ होते हैं। अमाइंस का मतलब क्या होता है? ये अमोनिया डेरिवेटिव है। नाम से हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अमोनिया से मिलता जुलता ये नाम है अमाइंस, ठीक है। तो ये अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स को ही हम बोलते हैं यहाँ पे अमाइंस। इनको बनाने का तरीका क्या होता है? तो अमोनिया डेरिवेटिव्स मतलब अमोनिया से आए हैं, है ना। तो अमोनिया में अगर हम हाइड्रोजन निकाल के एल्काइल ग्रुप्स लगाते जाए तो हमें मिल जाते हैं हमारे अमाइंस। 3 टाइप के अमाइंस होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी अमाइंस, एक होते हैं सेकेंडरी अमाइंस एंड एक होते हैं टर्शियरी अमाइंस, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो हम क्या समझे? हम ये समझे कि अगर हमने अमोनिया को लिया एंड उसमें हाइड्रोजन को बाहर निकाल के एल्काइल ग्रुप को अंदर भेज दिया, तो अगर एक हाइड्रोजन निकाला, इसको थोड़ा सा और साइड बना लेती हूँ, है ना। NH3 में अगर मैंने एक हाइड्रोजन बाहर निकाला और एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो ये क्या बनाएगा RNH2, यही बन जाएगा। एंड इसे ही आप बोलते हो प्राइमरी अमाइन, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकला, एक एल्काइल गया, प्राइमरी अमाइन बनेगा। अगर इसी NH3 में से मैं 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं एंड 2 एल्काइल ग्रुप को अंदर भेज दूं तो ये क्या बनेगा R2NH एंड इसे ही आप बोलते हो सेकेंड डिग्री अमाइन, यानी कि सेकेंडरी अमाइन। अगर मैं इसी अमोनिया में 3 हाइड्रोजन बाहर निकाल के 3 एल्काइल ग्रुप्स भेज दूं तो ये बनेगा R3N विच इज नोन एज अपना टर्शियरी अमाइन या फिर 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑफ अमोनिया बाय एल्काइल ग्रुप, दिस इज, और या फिर अराइल ग्रुप। मान लो मैंने ये बेंजीन लिया, है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया एंड इसमें एक, मतलब वही NH3 लिया, ऐसे मान लो NH3 लिया, एक हाइड्रोजन हटा के एक अराइल को AR लिख दूं मैं, है ना, बेंजीन रिंग को अराइल ग्रुप लिख दिया, है ना, इसको जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा बेंजीन में, यानी कि अराइल में जाके NH2 जुड़ेगा, है ना। और इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो एनिलीन, ठीक है, सही कर लेता स्पेलिंग, ठीक है। सो दिस इज एनिलीन। इस तरीके से हमें अपने अमोनिया डेरिवेटिव्स ग्रुप मिलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो साथ ही साथ लेते चलिएगा। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड, प्रिपरेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसका रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया RNO2 नाइट्रो वाला ग्रुप, ठीक है, NO2 वाला ग्रुप मैंने ले लिया। अगर ये ग्रुप हम लेते हैं एंड इसे हम पास करा देते हैं tin over HCl या फिर आयरन ओवर HCl, तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है इसका क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन मतलब क्या समझते हो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पे जाके हमारा हाइड्रोजन वाला ग्रुप, अगर आपने यहाँ पे रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन करा रहे हो, है ना। जैसे अगर इसकी बात करें तो 6 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हो, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाते हैं और 2 टाइम्स ऑफ H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनिलीन बना लिए, कैसे? नाइट्रो ग्रुप से, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन, अगर मैंने साइनाइड ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड N वाला ग्रुप ले लिया, तो हम रिएक्शन कराते हैं LiAlH4 से और ये रिड्यूस होकर बन जाता है RCH2NH2, ठीक है। R यानी कि कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो RCH2NH2 लग जाता है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे इसके दोनों बॉन्ड टूटते हैं, कार्बन को 2 हाइड्रोजन एंड अपने नाइट्रोजन को भी 2 हाइड्रोजन मिल जाता है। सो दिस इज अगेन एन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट, अगर मैंने इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दी, यानी कि हमने हेलो एल्केन लिया, RX की रिएक्शन डायरेक्टली अमोनिया से करा दी, तो हमें मिल जाएगा RNH2 यानी कि एनिलीन। देखने में ये रिएक्शन सबसे अच्छी लगती है बट एक्चुअली में ये रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। अगर हमें प्रिपेयर करना है एनिलीन तो इससे जनरली नहीं प्रेफर करते हैं। इसे प्रेफर क्यों नहीं करते? मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते जाते हैं, ठीक है। ये फर्दर रिएक्ट करेगा इसी RX से और बना देगा R2NH, फिर रिएक्शन होगी R3N। अब यहां के बाद क्या होगा? वापस से अगर ये रिएक्शन कर दिया RX से, वापस से RX से रिएक्शन होगी तो ये इसके पास लोन पेयर होते हैं। अब देखो एक्चुअली में रिएक्शन में हो क्या रहा है? हाइड्रोजन हट रहा है ना। ध्यान से देखो, एक एक हाइड्रोजन हटता जा रहा है और एल्काइल ग्रुप अंदर आता जा रहा है। हो तो यही रहा है, एक एक हाइड्रोजन हट रहा है, एक एक एल्काइल ग्रुप अंदर आता जा रहा है। बट ये वहां पे क्या है? R3N में तो एक भी हाइड्रोजन ही नहीं बचा, है ना, इसका तो कोई भी हाइड्रोजन ही नहीं बचा, तो इसके लोन पेयर को भी यूज कर लेगा एंड ये बन जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, ऐसे करके, यानी कि ये इसी का सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए।
नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, अगर हमने RCONH2 ग्रुप ले लिया, वैसे ये रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पीछे वाली रिएक्शन है, खैर अभी समझ लो। अगर मैंने C डबल बॉन्ड ONH2 वाला ग्रुप ले लिया एंड इसको अगेन पास कराया LiAlH4 से, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O वाला हटेगा, RCH2NH2 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड हटेंगे, अगेन रिडक्शन होगा, उसको कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे एंड ये रिएक्शन हो जाएगी। इस रिएक्शन की एक बहन टाइप की है एंड वो आपको याद करनी है। कौन सी बहन याद करनी है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। उसी रिएक्शन की तरह है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, HBD रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत से इससे कन्वर्जन्स बनते हैं एंड द रिएक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो RCONH2 इसकी रिएक्शन, RCONH2 की रिएक्शन अगर हमने करा दी, एमाइड वाले की रिएक्शन हमने करा दी ब्रोमीन ओवर KOH, ब्रोमीन ओवर KOH, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है? ऐसे याद रखो, इस रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में खौफ होता है। किसको किसका खौफ होता है? जो RCONH2 लगा हुआ है ना, उसमें CO को R और NH2 से खौफ होता है, डरता है वो, तो उसको बाहर निकालते हैं हम इस रिएक्शन में, ठीक है। किसका खौफ होता है? CO का खौफ, CO को खौफ होता है R और NH2 से, तो RCONH2 है और CO को खौफ है, तो इस CO को बाहर हटा देंगे। डिग्रेडेशन मतलब कमी होना, है ना, तो डिग्रेडेशन मतलब कमी, कमी किसकी हो जाएगी? इस ग्रुप में CO की कमी हो जाएगी, CO उठ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा? अगर इसको हटा दोगे तो ये बचेगा RNH2, तो हमारे प्रोडक्ट में हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो बनता है RNH2। क्या बनता है? RNH2। CO बाहर निकला पोटेशियम के साथ तो बनेगा K2CO3 एंड 2 पोटेशियम यहाँ पे दोनों ब्रोमीन को पकड़ के KBr बना लेंगे, साथ ही साथ बाहर निकलेगा वाटर। वापस से रिपीट करें रिएक्शन, RCONH2 की रिएक्शन जब भी हम कराएंगे ब्रोमीन से ओवर KOH या फिर आप बोलो NaOH भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? RCONH2 में हॉफमैन में खौफ होता है किसको? CO को, तो CO बाहर निकल जाता है, किसके साथ? पोटेशियम के साथ, K2CO3 बना लेता है, ठीक है। साथ ही साथ 2 पोटेशियम ब्रोमीन को पकड़ लेंगे एंड वाटर बाहर निकलेगा, तो बचेगा क्या? RNH2, तो RNH2 यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सपोज मैंने C2H5 ले लिया है ना, C2H5CONH2 रिएक्शन करा दी ब्रोमीन ओवर KOH या NaOH, जो भी ले लो, KOH, चलो KOH ऊपर लिखा है तो हम NaOH लिख लेते हैं, है ना। तो क्या होगा? CO ग्रुप बाहर निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा? CO ग्रुप बाहर निकलेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा C2H5NH2 प्लस, साथ ही साथ क्या निकला? ये जो सोडियम है 4 टाइम्स ले लो डायरेक्टली, 4 टाइम्स सोडियम है, ब्रोमीन को पकड़ेगा तो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ NaBr, साथ ही साथ क्या है? साथ ही साथ क्या है? CO निकला किसके साथ? सोडियम के साथ निकलेगा Na2CO3 एंड 2 टाइम्स ऑफ H2, तो ये हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन होती है। समझ में आया? CO ग्रुप बाहर निकलता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन कैसे होती है? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? बेंजीन में COCONH2 लगाना है, ठीक है, यही होता है गैब्रियल, ठीक है। इसी की बात होती है थैलेमाइड की, बेंजीन COCONH, बेंजीन COCONH, इसको हमने ले लिया, ठीक है, ये हो गया। इसकी रिएक्शन, इसको पास करना है QH ओवर कोई भी हेलोएल्केन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ओवर अ हेलोएल्केन एंड साथ ही साथ H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2, या आप लिख लो HCl ओवर H2 या आप H3O प्लस भी जिसे बोलते हो। वापस से थैलेमाइड लेना है, पहले क्या लेना है? बेंजीन लेना है, बेंजीन को CO एंड NH से जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे करानी है? इसकी रिएक्शन हमें करानी है KOH इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी हेलोएल्केन, KOH इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी हेलोएल्केन, ठीक है। एंड साथ ही साथ क्या लेना है? H प्लस ओवर H2 लेना है। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली स्टार्टिंग से क्या होता है? सबसे पहले ये पोटेशियम अंदर जाता है ना, पोटेशियम अंदर जाता है, NK पॉजिटिव टाइप का बन जाता है ना, लेकिन वो सॉल्ट बनता है। फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? फाइनल प्रोडक्ट में क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन, OH ग्रुप यहाँ लगता है, हाइड्रोक्सी, एक OH ग्रुप यहाँ लग जाता है और ये NH बाहर निकलता है। अब NH बाहर निकलता कैसे? N से जाके कौन लगेगा? एल्काइल ग्रुप इसका लगेगा सेकंड स्टेप में, N से जाके इसका एल्काइल ग्रुप लगता है और हाइड्रोजन लगता है, तो RNH2 हमारे पास मिलता है। क्या मिलता है? RNH2, और ये थैलिक एसिड बन जाता है, बेंजीन से COOH एंड COOH जुड़ जाता है। अगर आप हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम का सॉल्ट बन जाता है ना, COONA वाला ग्रुप बन जाता है, तो ये हमारा थैलिक एसिड बनेगा। वापस से समझे, बेंजीन में CO, साथ ही साथ क्या लगा हुआ है? साथ ही साथ लगा हुआ है NH ग्रुप। इसकी रिएक्शन हमने कराई KOH से, KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोएल्केन, यानी कि हैलोजन और एल्काइल ग्रुप कोई, ठीक है, और इसको हमने पास कर दिया H2O ओवर H प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलता है RNH2 वाला ग्रुप, RNH2 वाला ग्रुप। अगेन दोनों में प्रोडक्ट देखो, मेन प्रोडक्ट हमारा RNH2 ही मिल रहा है हमें ये। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स बनाने के काम आता है, मतलब इससे केवल 1 डिग्री वाले अमीन बन सकते हैं, 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल
वो होती है कार्बल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, कार्बल अमाइन रिएक्शन में क्या होता है, अगर मैंने इसी RNH2 को लिया, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में प्रोडक्ट RNH2 नहीं बनेगा, वो तो प्रिपरेशन में बन रहा था। केमिकल प्रॉपर्टीज में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के आप रिएक्शन कराते हो, है ना। तो RNH2 को अगर हमने रिएक्शन करा दी CHCl3 क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिया हमने RNH2 लिया, रिएक्शन कराई KOH इन द प्रेजेंस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ रिएक्शन कराई KOH इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। वापस से RNH2 की रिएक्शन किससे कराई, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में हमें ये जो N है इससे C जाते हुए दिखेगा, C लगते हुए दिखेगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, ये आइसोसाइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज तो ये रिएक्शन यूज होती है केवल और केवल प्राइमरी अमीन्स के लिए, 2 डिग्री और 3 डिग्री में ये काम नहीं होता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज हमारे पास ये, अच्छा क्यों नहीं बनता ये भी समझा दूंगी। ठीक है, सेकंड चीज यहाँ पे होती है फाउल स्मेलिंग, बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है इससे, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे आइसोसाइनाइड बना है। ठीक है, आइसोसाइनाइड की एक फाउल स्मेल होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा दिमाग में, 2 डिग्री और 3 डिग्री इसमें क्यों नहीं बनेगा। ध्यान से देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये NH2 था, है ना। NH2 कब होता है, पहली चीज तो 1 डिग्री में होता है। अब दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होके ही तो कार्बन आया है ना। ये है क्या, N ट्रिपल बॉन्ड C बना रहा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों हाइड्रोजन को हटा के ये कार्बन आ रहा है डबल बॉन्ड बनाने, कम से कम 2 बॉन्ड तो यहाँ पे बन रहे हैं इसके, है ना। फिर उसके बाद फर्दर रिएक्शन हो रही है, तो ये जो कार्बन उठ के आ रहा है इसके लिए कम से कम 2 हाइड्रोजन हमें हटाने हैं, और 2nd डिग्री और 3 डिग्री में तो एक हाइड्रोजन होता है, और टर्शरी में तो हाइड्रोजन ही नहीं होता, है ना। तो इसलिए ये रिएक्शन केवल और केवल 1 डिग्री के साथ होगी। इवन जहां जहां भी ये चीज हो रही है ना 1 डिग्री वाली, उसका रीजन यही बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या किया हमने, वापस से हमने ले लिया अपना अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन की हमने रिएक्शन करा दी CHCl3 ओवर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन में हुआ क्या, रिएक्शन में हमारे पास बन के आया RNC, जिसे हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड, जो कि सिर्फ और जो कि एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, बहुत खराब सी इसकी स्मेल होती है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन यूज होती है प्राइमरी अमाइंस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब क्या होता है, एसाइल ग्रुप का अंदर आना। एसाइल ग्रुप क्या होता है, RCOCl को आप बोलते हो एसाइल ग्रुप, है ना। तो RCO ये हमेशा ऐसे टूटता है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका RCO ग्रुप अटैक करता है, RCO ग्रुप इसका जाके अटैक करता है। ठीक है, तो बेंजीन में एक हाइड्रोजन जो है वो Cl को पकड़ लेगा, HCl बना देगा, एंड बचा हुआ जो मैंने बताया RCOCl में से RCO जो है वो जाके इससे फर्दर लग जाएगा, तो ये अपना ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, बेंजीन में अनिलीन में हमने रिएक्शन कराई एसाइल ग्रुप की, एसाइल RCOCl ग्रुप की। तो Cl जो है उसमें जो Cl है वो H को पकड़ेगा एनिलीन के, HCl बन जाएगा, बचा हुआ ग्रुप आपस में जुड़ के मिलेगा हमें। नेक्स्ट आता है हिंसबर्ग रिएजेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट भी होता है, क्योंकि यहाँ से हिंसबर्ग रिएजेंट हमें बताता है कि गिवन एनिलीन जो है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है, ये हमें इससे पता चल सकता है। पहले तो सोचो होता क्या है, सुनो पहले होता क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, अगर बेंजीन से मैंने डायरेक्टली अटैच कर दिया SO2Cl, तो इसे आप बोलते हो हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या होता है, बेंजीन से हमने डायरेक्टली क्या अटैच कर दिया, SO2Cl अटैच कर दिया। ठीक है, एंड हमने इसकी रिएक्शन कराई अगेन एनिलीन से। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा, अगेन सेम कहानी है, सेम कहानी, ये HCl को पकड़ेगा, बचा हुआ पूरा ग्रुप एक साथ जोड़ देना। ठीक है, H जो है वो Cl को पकड़ेगा, बचा हुआ पूरा ग्रुप एक साथ हमें जोड़ देना है। ठीक है, फिर से बेंजीन में SO2Cl लगा दिया, तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट है। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट, इसकी हमने जब रिएक्शन कराई 1 डिग्री से RNH2 से, तो एक हाइड्रोजन और Cl बाहर निकला, बचा हुआ ग्रुप एज इट इज जाके लग गया। ये देखा गया कि जब हमने इसमें, क्योंकि इसके पास एनिलीन में है ना एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसे देखा गया ये सॉल्यूबल है एल्कली में, इट इज सॉल्यूबल इन एल्कली। 1 डिग्री अमाइंस में ये जो रिएक्शन हो रही है, इट इज जो प्रोडक्ट बन रहा है, इट इज सॉल्यूबल इन एल्कली। ठीक है, फिर हमने देखा, हमने 2 डिग्री ले लिया, हमने 2 डिग्री ले लिया, RNH R ले लिया, यानी कि एक एनिलीन से अमोनिया वाला जो ग्रुप था उसमें जो अमीन निकल के आया है उसमें 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं। ठीक है, 2 डिग्री वाला ग्रुप। अब मैंने इसकी रिएक्शन वापस से कराई किससे, हिंसबर्ग रिएजेंट से। ये क्या होता है, बेंजीन में SO2Cl लगा हुआ है, अगेन Cl एक H को पकड़ेगा, बाहर निकलेगा। अब क्या बचा, N में 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं एंड पूरा हिंसबर्ग रिएजेंट लगा है। N में 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, पूरा हिंसबर्ग रिएजेंट लगा है। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इट इज इनसॉल्यूबल इन एल्कली। तो देखो पहले तो डिफरेंस दिख गया ना कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, कैसे पता चलेगा, जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसको हम सॉल्यूबल करने की कोशिश करेंगे, हम उसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे बेस में, है ना, एल्कली में, तो हमें देखने को मिलेगा एक बार सॉल्यूबल हो रहा है, जो सॉल्यूबल हो गया वो 1 डिग्री अमीन है ना, जो नहीं हुआ उसमें हमने 2 डिग्री अमीन लिया होगा। अगर हम टर्शरी अमीन ले लें,
अब ये पूरे रिएक्शन में हो क्या रहा है, HCl को पकड़ रहा है, बचा हुआ जो अपना हिंसबर्ग रिएजेंट है वो जाके लग जा रहा है अपने अमीन से, है ना। बट अगर हम नीचे देखें, अगर हम 3 डिग्री ले आए तो क्या 3 डिग्री में कोई रिएक्शन होगी? एक्चुअली 3 डिग्री के पास तो कोई भी हाइड्रोजन ही नहीं होता है, नाइट्रोजन 3 एल्काइल ग्रुप से लगे होते हैं, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो रिप्लेसमेंट कैसे होगा? तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। एंड यहाँ से अगर हमें कोई रिएक्शन में प्रोडक्ट ही नहीं मिला तो हम बता देंगे कि वो अपना जो ग्रुप है वो 3 डिग्री अमाइन है। समझ में आया? तो इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट की तरह ये काम आता है। चलो नेक्स्ट में आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे तो जो स्टार्टिंग के अपने एलिफैटिक अमाइन ग्रुप हैं, जो लोअर एलिफैटिक अमाइन ग्रुप हैं वो कलरलेस होते हैं, हायर भी कलरलेस होते हैं, बट लोअर में क्या होता है वो कलरलेस गैशियस स्टेट में पाए जाते हैं, कलरलेस गैशियस स्टेट में पाए जाते हैं। एंड जो इसकी स्मेल होती है ना, थोड़ी थोड़ी अमोनियकल स्मेल टाइप की होती है ना। ऑफ कोर्स स्मेल कैन नॉट बी डिफाइंड, तो इट इज वी कैन से अमोनियकल स्मेल होती है, जिस तरीके से बताएंगे यू कैन से कभी भी स्मेल को जब हम बात करते हैं ना, वी कैन नॉट एक्सप्लेन स्मेल, तो हम उसे किसी ना किसी से कंपेयर करके बता रहे होते हैं, ठीक है। चलो हायर मेंबर्स जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं एंड उनकी फिशी स्मेल होती है एकदम खराब सी, ठीक है। इनके बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रेजेंस है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये होती है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन ग्रुप बढ़ जाएगा या फिर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास से। ये हर एक यू कैन से फिजिकल प्रॉपर्टी है, हर एक चैप्टर में हर एक ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टी यही है कि अगर मास बढ़ता है किसी भी चीज का, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ता है। अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में थोड़े थोड़े, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो सॉल्युबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे इसकी यू कैन से मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। मास बढ़ने का भी रीजन पता है आपको, है ना, कार्बन लग जाएंगे, और कार्बन क्या होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है, तो वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल नहीं रहेंगे ग्रुप्स, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की हम बात करें तो 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अमाइन का। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी की तो इसमें भी सेम ऑर्डर है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा सॉल्युबल, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। 3 डिग्री क्यों सबसे कम है, रीजन समझ में आया, हाइड्रोजन कम हो गए होंगे और एल्काइल ग्रुप बढ़ गए होंगे, तो नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ जाएगा वहां पे। चलो नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान से सुनना। अपने जो एनालिन होते हैं ना, इसमें नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, जिसकी वजह से ये यू कैन से एक बेस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम बेसिक नेचर की बात करें ऑर्डर में, तो जो गैशियस स्टेट में जब हम देखते हैं तो गैशियस स्टेट में याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट मेन रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका रोल होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक है। तो गैशियस स्टेट में सबसे ज्यादा 3 डिग्री अमाइन का यू कैन से होता है बेसिसिटी, देन उसके बाद 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा बेसिक 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। किसका रीजन क्या होगा कोई पूछेगा तो प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं बोलूं एक्वस सॉल्यूशन में सिमिलर, एक्वस सॉल्यूशन में क्या ऑर्डर है, तो एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है ना, वहां पे सॉल्वेशन प्रॉपर्टी भी होती है उसकी, तो मल्टीपल स्टेरिक हिंड्रेंस भी वर्क कर रहा होता है, तो तीनों को देखते हुए बेसिक ऑर्डर निकलता है, जो कि क्या होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। अगर हमारा एल्काइल ग्रुप CH3 है, अगर CH3 एल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री ऑर्डर होता है, देन ऑफ कोर्स अमोनिया। एंड अगर C2H5 लगा देंगे तो 2, 1, 3 का ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। अगर मैंने इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, है ना, जैसे कि NO2 वगैरह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एंड अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, जो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, जैसे CH3 वगैरह, ठीक है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल के आने से किसी को बाहर निकलना पड़ जाए तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि नेगेटिव चार्ज का लवर है, ठीक है। तो अगर मैंने एनालिन ले लिया और उसकी रिएक्शन करा दी ब्रोमीन से, एक्वस ब्रोमीन से, ठीक है, जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमें देखने को मिला कि ये रिएक्शन तो काफी फास्ट हो गई, ब्रोमीन जो है वो फटाफट। अच्छा पहले तो ये याद रखना, जो एनालिन होता है ना, जो बेंजीन पे NH2 लगता है ना, वो कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये चीज नोट भी कर लेना, ये चीज नोट कर लेना कि ये ना ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसमें ऑर्थो एंड पैरा पे भेजेगा कोई भी, जो भी आगे जो भी इसके पास इनकमिंग ग्रुप आ रहा होगा, ये उसको ऑर्थो में भेज देगा या तो पैरा में भेज देगा, ठीक है। तो एनालिन को हमने लिया, एक्वस ब्रोमीन से पास करा दिया। हमें क्या देखने को मिला कि ये जो ब्रोमीन है ना, ये जाके इसके सारी की सारी ऑर्थो और पैरा पोजिशन को भर दिया इसने जाके, ठीक है। तो हमें ये अपना प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालिन वाला ग्रुप मिल गया हमें, ठीक है। अच्छा
अगर मैंने आपसे बोला कि ये रिएक्शन तो काफी बढ़िया है ना, सारे ब्रोमीन जाके लग गए, लेकिन मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप चाहिए, मतलब एक ही ब्रोमीन को अंदर लगाना है, फिर क्या करेंगे? फिर तो ये प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये प्रोडक्ट बन सकता है अगर आप इसमें एक एसाइल ग्रुप ले आओ, ठीक है। तो अगर आपने RCOOCOCH3 ग्रुप ले आए या RCOOCOR ग्रुप ले आए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप इस ब्रोमीन को मोनो सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब सिर्फ एक जगह भेजेगा, ठीक है, इसकी पावर को रोक लेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड, जैसे ये पैरा ब्रोमो एनिलीन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। अगर हमने इसी एनिलीन को पास किया इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, यहाँ पे एक चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगेन। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वैसे तो एनिलीन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, बट इस केस में वो थोड़ा सा मेटा ग्रुप भी बना देगा, ठीक है। तो हमें 47% मेटा ग्रुप भी मिल जाएगा, मतलब NO2 जाके मेटा पे भी अटैक कर रहा है, ऑर्थो पे भी अटैक कर रहा है एंड पैरा पे भी अटैक कर रहा है। रीजन क्या होता है इसका? रीजन होता है H2SO4। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लेके जाते हैं ना, ये इस NH2 को सॉल्ट में बदल रहा होता है, इसके आयनिक स्टेट में ले जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यू कैन से एनिलीनियम आयन मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये उसको डोनेट किस साइड डायरेक्ट कर देता है? मेटा साइड भी डायरेक्ट कर देता है, ठीक है। किस साइड डायरेक्टिंग कर देता है? ऑर्थो मेटा पैरा पे। सबसे कम प्रोडक्ट हमें कौन सा वाला मिलता है? ऑर्थो वाला। इट इज अराउंड 2% ऑब्टेन होता है, ठीक है। वापस से अगर मैंने एनिलीन लिया, रिएक्शन कराई HNO3 ओवर H2SO4 से, तो एनिलीनियम आयन बनने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है, जो कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ये थोड़ा सा 47% मेटा ग्रुप भी बना लेगा, ठीक है, मेटा ग्रुप भी बना लेगा। अच्छा, ये तो आपको पता है, जब भी हम HNO3 ओवर H2SO4 रिएक्शन कराते हैं तो NO2 ग्रुप अंदर जाता है ना, ये हमने सारे चैप्टर्स में पढ़ा है अभी तक, जितने भी चैप्टर्स ऑर्गेनिक में करे हैं, हर एक चैप्टर में ये चीज हमने पढ़ी है। तो ये NO2 ग्रुप अंदर जाएगा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा तीनों पे चला जाएगा इस बार, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट पैरा वाला मिलेगा, देन उसके बाद अपना मेटा वाला एंड देन ऑर्थो वाला, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। नेक्स्ट, डायजोनियम सॉल्ट। पहले तो डायजोनियम सॉल्ट होते क्या है, मैंने बहुत बार ये चीज बोली है, एक बार लाइफ में नहीं, एक बार ऑर्गेनिक में डायजोनियम सॉल्ट बना डाला तो केमिस्ट्री की लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये डायजोनियम सॉल्ट से बहुत से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ये इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डायजोनियम, जैसे आप बोलते हो डायअज़ोटाइजेशन, ठीक है। रिएक्शन में होता क्या है, अगर मैंने एक एनिलीन ग्रुप को ले लिया, यानी कि बेंजीन जिसमें NH2 लगा है, ये रिएक्शन आपको अगेन ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में देखने को मिलती है, बट इसका रियल प्रिपरेशन यहाँ पे बताया जाता है। रियल क्या मतलब, सब में रियल ही बताया जाता है, बट ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक्चुअली में, क्योंकि आप डायजोनियम सॉल्ट को अलग से भी स्टडी कर रहे हो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होता है, एनिलीन को लेते हैं, बेंजीन NH2 है ना, इसको हम पास करा देते हैं दो चीजों से, NaNO2 ओवर HCl एंड टेम्परेचर रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। वापस से एनिलीन लेना है, एनिलीन को पास करा देना है NaNO2 ओवर HCl एंड इसको हम पास कराते हैं 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है डायजोनियम सॉल्ट, यानी कि बेंजीन से डायरेक्टली लग जाता है N2+ एंड Cl-, बेंजीन से डायरेक्टली लग जाता है N2+ एंड Cl-, और यही होता है हमारा डायजोनियम सॉल्ट। एंड ये रिएक्शन होती है डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोनियम सॉल्ट, ये जो रिएक्शन हुई ना, इसमें जो डायजोनियम सॉल्ट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन सीतू मतलब ये फ्रेशली प्रिपेयर करके ही यूज करते हैं, ठीक है। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में समझाएंगे ये रीजन कि क्यों इसे फ्रेशली प्रिपेयर करके यूज किया जाता है। फिलहाल रिएक्शन समझ में आई, क्या किया, एनिलीन को रिएक्ट कराया NaNO2 ओवर HCl एंड टेम्परेचर रखा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो बेंजीन में जाके N2+ और Cl- लग गया, ठीक है। डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, अगर मैंने इसी डायजोनियम सॉल्ट को पास करा दिया कॉपर क्लोराइड, कॉपर के सॉल्ट से ओवर HCl, तो इसमें क्या होगा, अच्छा जब भी डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन देखते हैं ना, तो ज्यादातर N2+ और Cl- हमें हटता हुआ दिखता है, ठीक है। N2+ और Cl- हटता हुआ दिखता है, उसकी जगह कोई ग्रुप लग जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन जाके अंदर लग जाएगा। पहले भी हमने ये रिएक्शन कई बार पढ़ी हुई है, इस रिएक्शन का नाम होता है सैंडमियर रिएक्शन। हेलोएल्केन हेलोरीन में भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है। सैंडमियर रिएक्शन क्या होता है, N2+ Cl- पूरी तरीके से हटेगा एंड इसका जो Cl है वो अंदर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना क्लोरोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर हम किसी भी हैलोजन एसिड को पास कराते हैं ओवर कॉपर पाउडर, हैलोजन एसिड है ना, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, इसे पास करा दे ओवर कॉपर पाउडर, तो सेम कहानी होगी, Cl जाके अंदर लग जाएगा, अगेन Cl बोल लो या जो भी हैलोजन है, हैलोजन अंदर लग जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है गैटरमैन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हमने हेलोएल्केन में पढ़ी थी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन में, अगर मैंने डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराई पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है, इस स्टेट में ये क्या करेगा, इसमें जाके ऑफ कोर्स आयोडीन लग जाएगा, तो ये आइडोबेंजीन बन जाएगा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी ओवर HBF4, किससे करा दी, HBF4, तो ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक नेम्ड रिएक्शन है, एंड आपको कमेंट में बताना है ये कौन सी रिएक्शन है,
अगेन हेलो एल्केन हेलोरीन में मैंने पढ़ाई थी और मैंने बोलता बहुत अच्छे से याद रखना। क्यों याद रखना, उसका रीजन क्या है, क्योंकि फ्लोरो वाले ग्रुप्स की दो ही रिएक्शन है हमारे पास। अगर एलिफैटिक ग्रुप में फ्लोरो बना रहे हो, एल्काइल फ्लोराइड बना रहे हो, तो उसकी एक ही रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, है ना। एंड अगर अराइल फ्लोराइड बना रहे हो तो उसकी भी एक ही रिएक्शन थी, वो कौन सी रिएक्शन है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। जो सही कमेंट करेगा उसका कमेंट में लाइक जरूर करूंगी। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर मैंने करा दी HBF4 से, ध्यान से सोचो, BF3 बाहर निकलता है ना, N2 गैस बाहर निकलती है, HCl बाहर निकलता है, कौन सी रिएक्शन है, और एक फ्लोरीन जाके अंदर लग जाता है, तो बेंजीन में डायरेक्टली जाके यहाँ पे फ्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। अगर इसी की रिएक्शन मैंने करा दी H3PO2 ओवर H2 या फिर CH3CH2OH, या चलो ऐसे करो, पहले ये समझो फिर इस पे आएंगे, ठीक है। अगर मैंने इससे रिएक्शन करा दी तो हमें बेंजीन मिलता है डायरेक्टली। क्या मिलता है डायरेक्टली हमें बेंजीन मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन अगर मैंने वाटर से कराई तो वाटर में OH ग्रुप होता है ना, इसका HCl को पकड़ेगा, N2 गैस बाहर निकलेगी, एंड जो अपना OH ग्रुप है वो अंदर लग जाएगा बेंजीन से। बेंजीन से डायरेक्टली जब भी OH लगता है तो हम बोलते हैं फिनॉल, तो यहाँ पे बन जाता है हमारा फिनॉल। क्या बनता है यहाँ पे, फिनॉल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर मैंने इसी की रिएक्शन इससे करा दी, अब देखो ये अल्कोहल है ना, अल्कोहल की जब आप रिएक्शन कराते हो, देखो N2 और Cl तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में हमेशा बाहर निकलते हैं, साथ ही साथ जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देते हो तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है उस टाइम पे क्या, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने डायजोनियम सॉल्ट को अल्कोहल से पास करा दिया तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स बेंजीन, नाइट्रोजन गैस बाहर और वाटर बाहर, HCl गैस बाहर, HCl बाहर, सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है। अल्कोहल वाली समझ में आ गई, अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे एल्डिहाइड मिलेगा, बेंजीन मिल जाएगा साथ ही साथ, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये दो रिएक्शन एक साथ बता रही थी, क्योंकि दोनों में प्रोडक्ट हमें बेंजीन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज। डायजोनियम सॉल्ट जो होता है ना, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन स्टेट में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन स्टेट में पाया जाता है। स्टेबल होता है ये कोल्ड वाटर में, बट रिएक्ट कर जाता है वाटर से जब भी आप इसे हीट करते हो। तो अगर हीट होगा, थोड़ा सा भी हीट है, थोड़ा सा भी वार्म है वहां पे, तो ये क्या करेगा, तुरंत रिएक्ट कर जाता है बहुत इजीली, ठीक है। स्टेबल होता है कोल्ड में, बट रिएक्ट कर जाता है वाटर से व्हेन वार्म्ड, ठीक है। डिकम्पोज होता है इजीली इन ड्राई स्टेट, बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है ड्राई स्टेट में, ठीक है। साथ ही साथ रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, एंड दैट इज द रीजन जो मैं आपसे बोल रही थी, है ना। तो इसको हम इन सीतु यानी कि तुरंत फ्रेशली प्रिपेयर करके, ताकि ये किसी से रिएक्ट ना करे, रिएक्टिव होता है तो हम इसको तुरंत यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। हाँ, जो तुम सोच रहे हो बस वैसे ही होता है, यहाँ पे कपल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब कपल कैसे बनेंगे, देखो इस रिएक्शन को ना हम पहले समझ लेते हैं, हम इस रिएक्शन को ना कहीं पे समझ लेते हैं। तो मान लो मैंने एक डायजोनियम सॉल्ट लिया। डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, डायजोनियम मतलब एक तरीका समझा रही हूँ कैसे आप इसको समझ सकते हो, N2 + Cl-, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन, सपोज मैंने फिनॉल से इसका कपल कराने की कोशिश करी, ठीक है। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन में लगा होता है OH ग्रुप, ठीक है, ये फिनॉल है। हमें पता है बेंजीन के हर साइड हाइड्रोजन लगा है, बेंजीन में हर कार्बन से हाइड्रोजन लगा होता है, मतलब यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा होगा, है ना, यहाँ पे भी, हर जगह एक हाइड्रोजन लगा होगा। पहले कपल बनते हैं हमारे H और Cl, दीज आर द फर्स्ट कपल। तो पहले कौन सा कपल बनेगा हमारे पास, HCl। कौन सा कपल बनेगा हमारे पास, HCl। प्रोडक्ट समझ लो, ठीक है, प्रोडक्ट बता रही हूँ। पहला प्रोडक्ट बनेगा HCl, ठीक है। अब क्या बचा, अब जब ये दोनों आप हटा दोगे, तो बचेगा क्या, बचेगा इसके अलावा ग्रुप, है ना, इसके अलावा वाला ग्रुप। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, फिर नेक्स्ट कपल क्या बनेगा, रेस्ट ऑफ द ग्रुप विल बी नेक्स्ट कपल, है ना। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो बेंजीन बचा जिसमें लगा है N2+ और Cl- हट गया उसमें से, है ना। एंड दूसरा ये ग्रुप, ये अगर आप HCl हटा दो तो दूसरा ग्रुप क्या है, वापस से बेंजीन बना हुआ है ना, वापस से बेंजीन, और उस बेंजीन से लगा है OH। क्या आपको ये OH दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ऑलमोस्ट दिख रहा है ना। तो बेसिकली इस ग्रुप को, पूरा ग्रुप को उठा के इस पूरे ग्रुप से जोड़ देना, ठीक है। तो ये दूसरा कपल हमारा बन जाएगा। तो ये होती है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। दीज आर द कपलिंग रिएक्शन। एक इसके प्रेजेंस में, फिनॉल के प्रेजेंस में हो सकता है, और दूसरा हमारा ऑफ कोर्स एनालिन के प्रेजेंस में हो सकता है, ठीक है। एनालिन में भी सेम कहानी होगी, ठीक है। तो ये H जो होगा इसका, वो Cl के साथ बाहर निकलेगा, बचा हुआ ग्रुप बनेगा हमारा, जिसको आप बोलोगे पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, पैरा ग्रुप पे हाइड्रोक्सी लगा है, अजो एंड बेंजीन, ठीक है। अगर इसी बेंजीन को हम पास करा देंगे एनालिन से तो क्या होगा, अगेन हाइड्रोजन लगा होगा यहाँ पे, Cl को पकड़ेगा, हाइड्रोजन लगा होगा, Cl को पकड़ेगा, HCl बाहर निकलेगा, पूरा ग्रुप उठ के लग जाएगा। इसको आप क्या बोलोगे, देखो पैरा पे क्या लगा है, NH2 ग्रुप, पैरा अमीनो ग्रुप लगा है इस बार, और ये अजो डायजोनियम सॉल्ट में, तो अजो बेंजीन, पैरा अमीनो अजो बेंजीन, ये थोड़े येलोइश कलर का होता है,
ठीक है। सो ये हमारी कपलिंग रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन होती है दोनों की दोनों, ठीक है। चलो भाई, साथ ही साथ नॉमेनक्लेचर भी देखो, मैंने ये सोचा हुआ था, पहले भी मैंने आपको वीडियोस में बोला हुआ है कि मैं सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स का एक ही वीडियो में नॉमेनक्लेचर करा दूंगी, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आप देखो बहुत से क्वेश्चंस होंगे इसमें, इस चैप्टर से 10 to 15 क्वेश्चंस कुछ अराउंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पीडीएफ में लगे हुए हैं। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में आपको एक नोट दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उस लिंक में जाके इस पीडीएफ को ओपन करना, डाउनलोड कर लेना इफ यू वांट टू। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उसमें क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस लगे हुए हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो वहां पे सॉल्यूशन भी एज इट इज, जिस तरीके से आपको लिख के आना है बोर्ड में, वो भी लगा हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से हेल्प ले सकते हो। चलो प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस को। खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, एक ही चैप्टर बचा है हमारा, सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू एवरीवन।